फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 31 अटलांटियन के प्राचीन रहस्य। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C31 अटलांटियन के प्राचीन रहस्य। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। प्रायोजित डिस्कवरी फीड पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 31 अटलांटियन के प्राचीन रहस्य। सीढ़ियां लंबी और अंतहीन थीं और चारों ओर लटके मोतियों की रोशनी से खाएटी पड़ी थी। वे लगभग 30 मिनट से यात्रा कर रहे थे और गहरे भूमिगत में उतर रहे थे। जेरास ने अपने पीछे देखा। वहां अंधेरा था और दूर तक देखने पर और भी अंधेरा था, क्योंकि वह अपने दिल की धड़कन को धीरे धीरे बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। लेकिन वह चुप रहा और बस बूढ़े आदमी की आकृति का पीछा करता रहा। जेरास के कान अचानक खड़े हो गए, क्योंकि उसे लगा कि वह बहते पानी की आवाज़ सुन सकता है। पानी को जमीन के नीचे पहुंचाना। वे धीरे धीरे सीढ़ियों के अंत तक पहुंचे और उनके ठीक सामने एक दीवार थी जिस पर एक छड़ी रखी हुई थी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने लाठी उठाई तथा उसे दीवार पर 2 बार अलग अलग स्थानों पर पटक दिया। एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ दीवार धीरे धीरे खुली और अत्यंत तेज रोशनी प्रकट हुई, जिससे जेरास की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हम यहाँ हैं, बूढ़े आदमी ने कहा और वह हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ गया। उनके ठीक सामने एक लकड़ी की डोंगी थी जो एक पेड़ के तने के पास बंधी हुई थी। यह क्षेत्र एक बहुत बड़ी गुफा थी जिसमें विशाल मूर्तियां गुफा के अंदर तक फैली हुई थीं। जमीन पर कोई जमीन नहीं थी, बल्कि पानी था, जिससे जेरास को अंततः एहसास हुआ कि इस जगह पर डोंगी क्यों थी। आप कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं? आप कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं? भारत में पैसे कमाने का सबसे आसान गेम। 2000 गुना तक जीतें। फन 88 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह आदमी उसे जहां भी ले जा रहा था, निश्चित रूप से इस पानी के अंत तक ही। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और उसने नाव को पकड़ने वाली रस्सी खोल दी, साथ ही जेरास को धक्का देकर आगे बढ़ाया, जिससे वे दोनों नाव पर बैठ गए। चूंकि 4 लोग नाव चला रहे थे, जेरास ने 2 को पकड़ लिया और वह उस आदमी के पीछे पैर मोड़कर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने बाकी 2 को भी ले लिया और धीरे से पानी में डालकर नाव को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जेरास ने भी अपना चप्पू पानी में डुबाना चाहा, लेकिन एक आवाज़ गूंजी और वह रुक गया। देखो और सीखो, नौजवान। जेरास के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया जब उसने देखा कि वह आदमी किस तरह से नाव चला रहा था। उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। छी, तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो, बूढ़े धूमिल। जेरास ने उस आदमी को अनदेखा कर दिया जब उसने अपना चप्पू पानी में डाला, लेकिन जब उसने अपना हाथ पीछे ले जाना चाहा तो उसका चेहरा बदल गया। वह नहीं कर सका। ये कच्ची धरती में चप्पू गाड़ने और उसके वापस आने की उम्मीद करने जैसा था। क्या? जेरास वहां थोड़ा चकित होकर खड़ा था और उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया ताकि यह पता चल सके कि क्या वे वास्तव में पानी पर थे, और राहत की सांस ली। शायद यह एक भ्रम था। उसने चप्पू को पानी से बाहर निकाला और उसे एक बार फिर पानी में डाला, लेकिन उसे एक बार फिर झटका लगा। चप्पू 1 इंच भी ऊपर नहीं उठता था। ऐसा लगता था जैसे पानी का वजन 1000 पाउंड हो। Adobe Max. Ignite your imagination. Learn and be inspired by top creatives at Adobe Max October 15-16. Sign up to watch online for free. Adobe पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिससे जेरास स्तब्ध भाव से उसकी ओर देख रहा था। रुको, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या पानी सिर्फ उसके लिए भारी है? या ये प्राचीन मार्ग है? आदमी ने बोलना शुरू किया जब उसने बगल में स्थित मूर्तियों की ओर देखा। जेरास ने देखा कि ये मूर्तियां अटलांटियनों के रूप में थीं, जिनके हाथ में त्रिशूल था और उनके सिर को एक तत्व से ढका हुआ था। उनका आकार मांसल और विशाल था, जो ऊपर छत तक पहुंच रहा था। उनकी पीठ सीधी थी और वे अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए आगे की ओर देख रहे थे। जेरास सम्मान में कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। सिर्फ उनकी आभा से ही वे सच्चे योद्धा थे। वह प्राचीन मार्ग क्या है? जेरास ने भ्रमित होकर पूछा। अटलांटियन सैनिकों के मैदान तक जाने वाला प्राचीन मार्ग। आदमी ने उदास भाव से सांस लेती मूर्तियों को देखते हुए कहा। अतीत में अटलांटिस में एक युद्ध हुआ था, एक ऐसा युद्ध जिसने हमेशा के लिए उसका सार बदल दिया। यह एक अन्य शक्तिशाली जाति के साथ युद्ध था, जिसे खोपड़ी के नाम से जाना जाता था। उस आदमी ने कहा कि वह अतीत को देख रहा था, लेकिन कितनी दूर तक, जेरास ये निर्धारित नहीं कर सका। खोपड़ियां उस चीज़ के लिए लड़ीं जो हम अटलांटियनों की थी। वे शक्तिशाली चीज़ों की गहरी भूख वाली जाति हैं, इसलिए उनके पास शक्तिशाली कलाकृतियों का सबसे बड़ा संग्रह था। और जहां तक हम अटलांटियनों की बात है, हमारे पास सबसे शक्तिशाली चीज़ हमारा गोल्डन ट्राइडेंट था। खोपड़ियां इसे चाहती थीं, लेकिन हम 1000 से अधिक पीढ़ियों से चली आ रही सबसे बहुमूल्य कलाकृतियों को कैसे छोड़ सकते थे? हम इसे छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हमने इसका विरोध किया। परिणाम विनाशकारी थे, बूढ़े आदमी ने मूर्तियों को देखते हुए कहा। जेरास को एहसास हुआ कि आखिरकार ये मूर्तियां किसकी हैं। ये शायद अतीत के अटलांटियन सैनिक होंगे।
भले ही हम अटलांटिसवासी जीत गए और हमने एक को छोड़कर सभी खोपड़ियों को मार डाला, फिर भी युद्ध विनाशकारी था, इतना भयानक कि युद्ध में लड़ने वालों में से केवल 3 लोग ही जीवित बचे। यह अटलांटिस के शासक राजा एटलस, स्वर्णिम त्रिशूल के स्वामी, उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार और एक छोटा बच्चा था। वह बच्चा सम्मोद्रा जीन है। प्रायोजित सामग्री 3 बार से निजीकरण करना चाहते हैं। इसे हर रात अभिषेक करें। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 32, सम्मोद्रा का इतिहास बोनस अध्याय। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C32, सम्मोद्रा का इतिहास बोनस अध्याय। अल्फा हेयर ऑयल। अब बालों के डेल को अब कहो बचे, एक आयुर्वेदिक उपचार है। 352 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 32, सम्मोद्रा का इतिहास बोनस अध्याय। ज़ेरास वहीं मुंह फैलाए खड़ा था और थोड़ा हतप्रभ सा बैठा था। सम्मोद्रा जीन, क्या तुम्हारा मतलब है? हाँ, सम्मोद्रा जीन। जबकि बहुत से लोग उसे राजा के दत्तक पुत्र के रूप में जानते थे और उसे सिंहासन पर बैठाना योग्य समझते थे, उनमें से कोई भी सम्मोद्रा के वास्तविक अतीत के बारे में नहीं जानता था। बूढ़े व्यक्ति ने खेद के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा। यह एक युवा पीढ़ी को देखने जैसा था जो अपना अतीत भूलकर रसातल में जा रही है। क्या तुम जानते हो नौजवान कि सम्मोद्रा जीन अटलांटियन नहीं है? बूढ़े आदमी ने एक बार फिर ज़ेरास को चौंकाते हुए पूछा। यदि वह अटलांटियन नहीं है तो इसका मतलब है कि वह। ज़ेरास को सच्चाई का पता चलते ही हैरानी हुई, एक ऐसी सच्चाई जिस पर वह कभी विश्वास नहीं करना चाहता था। हाँ, सम्मोद्रा जीन कोई अटलांटियन नहीं है, वह वास्तव में एक खोपड़ी है। बूढ़े आदमी ने तथ्यात्मक रूप से कहा। ज़ेरास ने बूढ़े आदमी को शून्य भाव से देखा, उसका चेहरा लगातार दूसरे भावों में बदल रहा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, राजा एक दुश्मन को क्यों छोड़ देगा और उसे अपने बेटे के रूप में क्यों अपनाएगा? ये कुछ इस तरह दिखता है। ज़ेरास ने अपनी बात पूरी किए बिना कहा। उसे यह बेवकूफ़ी लगती है जो एक दुश्मन के बच्चे को गोद लेता है। भले ही राजा एटलस एक महान व्यक्ति और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनमें एक दोष अवश्य था और वह था युवाओं के प्रति उनकी विशुद्ध दयालुता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युद्ध के अंत के बाद सम्मोद्रा को मृत माता पिता के साथ पाया गया। वह उसी समय पैदा हुआ था। एटलस खुद को उस लड़के को मारने के लिए तैयार नहीं कर सकता था जिसने अपनी माँ और पिता को खो दिया था। इसलिए उसने उसे पालने का फैसला किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह स्कल्स की शक्तिशाली कलाकृतियों की चाहत को मिटा सकता है। अच्छा निर्णय है, लेकिन दुर्भाग्य से भाग्य ही है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा। राजा को सम्मोद्रा से प्यार था, इसलिए बाद में उसने उसे अपना एक सदस्य मान लिया, उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। लेकिन जैसे जैसे सम्मोद्रा बड़ा होता गया, वैसे वैसे शक्तिशाली चीज़ों के लिए उसकी इच्छा भी बढ़ती गई। शक्तिशाली खजानों के लिए खोपड़ी की इच्छा धीरे धीरे उनके अंदर पैदा होने वाली कोई चीज़ नहीं है, यह उनके रक्त में हमेशा के लिए अंकित एक गहरी लालची इच्छा है। बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। सम्मोद्रा ने जो चीज़ें देखीं, वे अब उसकी इच्छा को संतुष्ट नहीं कर पा रही थीं और अंततः उसे कुछ ऐसा मिला जिससे उसकी इच्छा पूरी हुई। और वह था एटलस का स्वर्णिम त्रिशूल। ये वही चीज़ थी जिसने पहली बार खोपड़ियों के साथ लड़ाई का कारण बना था। राजा को यह बात कैसे पता नहीं थी, लेकिन वह अपने बेटे से कैसे छुटकारा पा सकता था जिसे उसने बचपन से पाला था। इसके अलावा राजा को युद्ध के दौरान चोटें लगी थीं और वह अच्छी तरह से जानता था कि वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। ये बात सम्मोद्रा को भी पता थी और इसलिए वह एटलस की मृत्यु का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था ताकि वह अगले राजा के रूप में स्वतः ही त्रिशूल प्राप्त कर ले। इसीलिए राजा एटलस ने दूसरा नियम बनाया, जिसके अनुसार केवल सबसे शक्तिशाली अटलांटियन ही अटलांटिस का अगला राजा बन सकता है। यह एक ऐसा नियम था जिसके लिए प्रयास बहुत ही निराशाजनक थे। एटलस त्रिशूल के मालिक को भाग्य पर छोड़ रहा था। अगर सम्मोद्रा को त्रिशूल मिल गया तो उसे जल्द ही अपने अतीत के बारे में पता चल जाएगा। और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपने अतीत के बारे में जानने के बाद वह क्या करेगा? बूढ़े व्यक्ति ने ज़ेरास से पूछा। वह अटलांटिस को नष्ट कर देगा और अपनी जाति की खोज में निकल जाएगा। ज़ेरास ने विचलित होकर उत्तर दिया। सही, लेकिन कोई तो होना चाहिए जो उसे हरा सके। क्या सम्मोद्रा इतना शक्तिशाली है? सम्मोद्रा जीन शायद अटलांटिस में सबसे शक्तिशाली है। और क्या मैं आपको बताऊं कि क्यों? एटलस ने उसे अपने बेटे की तरह पाला, उसे एटलांटियन की गुप्त कला सिखाई जो ज्यादातर अज्ञात थी। इसके अलावा सम्मोद्रा के शरीर में शक्तिशाली खोपड़ियों का खून भी बहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह 2 शक्तिशाली जातियों का सबसे उत्तम संयोजन है। वह बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि मैं उसके मुकाबले किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। अटलांटिस के सभी प्राचीन योद्धा मर चुके हैं। इस पीढ़ी के अटलांटियन सैनिक केवल असावधान मक्खियां हैं जो अंधेरे में कुछ भी पाने के लिए संघर्ष करते हैं। संक्षेप में, वे खो गए हैं। ज़ेरास को अंततः यह एहसास हुआ कि उसका मिशन कितना कठिन था। लेकिन मेरा मानना है कि कोई ऐसा है जो सम्मोद्रा को हरा सकता है। सचमुच? ज़ेरास ने उत्सुकता से पूछा।
क्या मैंने तुम्हें बताया कि राजा एटलस और समोद्रा के बाद एक और व्यक्ति बच गया था? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, राजा के सलाहकार, ज़ेरास ने उत्तर दिया। राजा का सलाहकार कोई साधारण सलाहकार नहीं है। वास्तव में वह वही है जो राजा के साथ बड़ा हुआ, राजा को एथलेंथियन की गुप्त कला सिखाता रहा और बचपन से ही उसकी रक्षा करता रहा। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि राजा का सलाहकार जन्म से ही राजा का शिक्षक होता है। अगर राजा का सलाहकार किसी दूसरे व्यक्ति को शिक्षा दे तो वह व्यक्ति भी राजा एटलस जितना ही शक्तिशाली होगा। ज़ेरास ने सिर हिलाया, उसे एहसास हुआ उस आदमी ने जो कहा वह सच था, लेकिन फिर भी एक खामी थी। चूंकि राजा मर चुका है, मेरा मानना है कि उसके सलाहकार को भी मर जाना चाहिए था, है ना? नहीं, उनके सलाहकार मरे नहीं हैं, वे जीवित हैं। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कहाँ है? वह इस समय कहाँ है? ज़ेरास ने उत्सुकता से पूछा। वह है, बूढ़े आदमी ने कहा और पीछे मुड़कर ज़ेरा की नीली आंखों में देखने लगा। फिर उसने एक ऐसा शब्द कहा जिससे ज़ेरा लगभग बेहोश हो गई और फिर अचानक जोर से हंसने लगी। प्रायोजित सामग्री 3 बार से निजीकरण करना चाहते हैं? इसे हर रात अभिषेक करें। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 33 कोमल शक्ति का मार्ग। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C33 कोमल शक्ति का मार्ग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 33 कोमल शक्ति का मार्ग। वह मैं हूँ, बूढ़े आदमी ने ज़ेरा की आंखों में देखते हुए कहा। ज़ेरास पहले तो हैरान रह गया, फिर अचानक वह जोर से हंसने लगा। राजा एटलस का महान सलाहकार कोलोसियम का पुराना सफाईकर्मी था। ये कितना मज़ेदार है, क्या उसे महल में नहीं होना चाहिए? ज़ेरा की हंसी लगभग 3 मिनट तक लगातार जारी रही, लेकिन हंसते हुए भी वह केवल ये देख पा रहा था कि बूढ़ा आदमी उसे शून्य भाव से देख रहा था। ज़ेरा की हंसी अंततः शांत हो गई जब उसने बूढ़े आदमी से बात की। मुझे खेद है बूढ़े आदमी, लेकिन कभी कभी अपने सपनों का पीछा करना अच्छा होता है। मैं कहूँगा कि राजा का सलाहकार बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, ज़ेरास ने कहा, लेकिन बूढ़े आदमी से उसे बस एक मुस्कान मिली। चाहे तुम मानो या न मानो, मैं नहीं चाहता कि समुद्रा अटलांटिस का अगला राजा बने, इसलिए मैं तुम्हें उसे रोकने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने ज़ेरास को गंभीर भाव से देखते हुए कहा। हम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ज़ेरास ने अपनी कही बात पर सोचा। उसका मिशन अटलांटिस के झूठे राजा समुद्रा को हराना था और यह बूढ़े आदमी के उद्देश्य से मेल खाता था। तो वे लगभग एक ही गली में थे। उसे बूढ़े आदमी से बस इतना चाहिए था कि वह उसे चलना सिखा दे। बूढ़ा आदमी राजा का सलाहकार था या नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। अब तक उसे जो चाहिए था वह मिल गया था। अगर बूढ़ा आदमी सच बोल रहा है तो वह उससे 3-2 बातें और सीख लेगा। अगर वह आदमी झूठ भी बोल रहा है तो भी उसे कुछ नहीं खोना पड़ेगा, या तो वह जीतेगा। मैं सहमत हूँ बूढ़े आदमी। अच्छा, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। रॉडर के साथ लड़ते समय आपने अपनी सबसे मजबूत बात क्या देखी थी? बूढ़े आदमी ने पैडल मारना जारी रखते हुए पूछा। ज़ेरास की आंखें सिकुड़ गईं। अगर उसे रॉडर के बारे में कोई परेशान करने वाली बात याद आती तो वह थी उसके त्रिशूल के हर झटके के साथ आने वाली अजीब ताकत। मुझे लगता है कि वह सामान्य से ज़्यादा जोर से वार कर सकता है, जैसे कि उसके हर वार को कोई अजीब शक्ति संचालित कर रही हो। ज़ेरास ने उस आदमी से कहा। यह एक अजीब विषय था जो उसे हमेशा परेशान करता था। वह शक्ति हम सभी में व्याप्त है। ये राजा एटलस के स्वर्णिम त्रिशूल से प्राप्त विश्वास शक्ति है। जब कोई एथलेंथियन त्रिशूल से वार करता है तो यह उसके प्रहार को दोगुना कर देता है। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदमी ने अभी जो बताया वह अटलांटियन की नस्लीय क्षमता की तरह था। जब वे त्रिशूलों से लड़ते हैं तो उनकी ताकत दोगुनी हो जाती है। ये डैश की उनकी अपनी क्षमता की तरह है जो सक्रिय होने पर उनकी गति को दोगुना बढ़ा देती है। लेकिन अटलांटियन गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। एक एथलांटियन का रास्ता मजबूत ताकत का नहीं है, बल्कि यह बिल्कुल विपरीत है। ये नर्म ताकत वाला बल है। क्या? ज़ेरास ने बूढ़े आदमी को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। मजबूत ताकत और नर्म ताकत, क्या ऐसी कोई अवधारणा है? अपना चप्पू पकड़ो, बूढ़े आदमी ने आदेश दिया। ज़ेरास ने अपने दोनों हाथों से चप्पू पकड़ लिए, जबकि उनकी नोक पानी पर टिकी हुई थी। अब मेरी लहर का अनुसरण करो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। जब ज़ेरास ने महसूस किया कि उसने तेजी से सांस ली और फिर चप्पू को बहुत धीरे से पीछे की ओर घुमाया और नाव भी आगे बढ़ गई। उसने देखा कि वह आदमी 3 बार यही हरकत दोहरा रहा था और हर बार नाव चलाते हुए गहरी सांस ले रहा था। उसने पानी में चप्पू भी डुबोया और वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि चप्पू भारी है, भले ही उसकी ताकत बढ़ गई हो। ये लगभग असंभव था। झूलने से पहले सांस अंदर लें, जोर न लगाएं, पानी के बहाव को महसूस करने की कोशिश करें और उसके साथ बहें। याद रखो बेटा, हमारा उद्देश्य पूरी तरह से बदलना नहीं है, बल्कि अनुकूलन करना है।
जेरास ने बूढ़े आदमी की पीठ की ओर देखा जो आसानी से नाव चला रहा था और उसके शब्द उसे सुनाई दे रहे थे। इसका मतलब बदलना नहीं बल्कि अनुकूलन करना है। जेरास ने अपनी आंखें बंद करके और ध्यान केंद्रित करते हुए अपना चप्पू कठोर पानी में डुबोया। वह महसूस कर सकता था कि पानी जो पहले स्थिर सा था अब कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में धाराएं बह रही थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जेरास ने धीरे से अपना पैडल पानी में डाला तथा अपना ध्यान विशेष तरंगों को पहचानने पर केंद्रित किया और उन तरंगों की दिशा में आगे बढ़ा तथा यथासंभव कंबल लगाया तथा ये सुनिश्चित किया कि तरंगें स्वयं ही अपना काम करें। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह चप्पू को पीछे की ओर बढ़ते हुए महसूस कर सकता था, क्योंकि वे विशेष लहर की ओर जा रहे थे, लेकिन कभी कभी वह लहरों का पता लगाना भूल जाता था और किसी अवरोध के सामने आ जाता था। उसे चलने के लिए मजबूर मत करो। बलपूर्वक अपना रास्ता बनाने की कोशिश मत करो। इसके बजाय जैसे जैसे लहरें आगे बढ़ें उनका अनुसरण करो। उसकी बात सुनो और उसके मार्ग का अनुसरण करो। वह शब्द उसे अंधेरे से दूर किसी क्षेत्र से प्रतिध्वनित होता हुआ प्रतीत हुआ, क्योंकि जेरास धीरे धीरे केवल लहर की दिशा में ही अपना चप्पू चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। कभी कभी जब वह लहर का रास्ता भूल जाता तो उसे अवरोधों का सामना करना पड़ता, लेकिन उससे लड़ने के बजाय वह अपना चप्पू हटा लेता और दूसरी धारा के साथ चलने की कोशिश करता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6 घंटे बाद एक युवक और एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जा सकता है जो दोनों एक नाव पर बैठे हैं, आंखें बंद किए हुए हैं तथा हाथ में चप्पू लिए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जेरास को लगा कि उसके चारों ओर की दुनिया गायब हो गई है और केवल एक चीज बची है और वह थी लहरें, जिनके बीच से वह अपने चप्पू को गुजरते हुए महसूस कर सकता था। उसकी मांसपेशियां लहरों के साथ तालमेल बिठाते हुए धारा का अनुसरण करने लगी, क्योंकि उसे लहरों के बीच चलने के लिए अपने भीतर से शक्ति मिल रही थी। धीरे धीरे वह सफलतापूर्वक पैदल चला रहा था और ब्लॉक होल्स के कारण उसे बार बार अपना पैदल पानी से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। हमारा उद्देश्य बदलना नहीं बल्कि अनुकूलन करना है। जीटास को लगा कि यह शब्द उस तक गूंज रहा है और उसे एहसास हुआ। लहर के खिलाफ संघर्ष करते हुए वह बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करेगा, लेकिन ऐसा करने के बजाय वह बस लहर का अनुसरण कर सकता है और उसकी धारा का उपयोग करके स्वयं को अपनी दिशा में ले जा सकता है। उसे संघर्ष करने और ऊर्जा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह केवल एक छोटा सा विस्फोट करेगा और तरंगों को अपना काम करने देगा। जेरास ने अपनी आंखें खोलीं और अविश्वास में गहरी सांस ली। उसके अंदर एक भावना बढ़ रही थी जैसे उसने किसी चीज को पकड़ लिया हो, लेकिन वह अभी भी नहीं समझ पाया था कि इसका क्या मतलब है। यह हवा को पकड़ने जैसा ही एहसास था। वह इसे अपनी हथेलियों में महसूस कर सकता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसके बाद क्या हुआ। उसे सिर्फ इतना पता है कि यह हवा चली गई है। जेरास ने बूढ़े आदमी की पीठ को अजीब तरह से देखा। अब उसके लिए वह सिर्फ एक बूढ़ा बेकार कोलोसियम क्लीनर नहीं था। शायद एक संभावना थी, उसके कुछ और होने की संभावना। प्रायोजित सामग्री। सोने से पहले करें ये काम, हमेशा दूर रहेगा सोना। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 34 प्राचीन एथलेंथियन प्रशिक्षण मैदान। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। अराजकता भक्षक प्रणाली C34 प्राचीन एथलेंथियन प्रशिक्षण मैदान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 34 प्राचीन एथलेंथियन प्रशिक्षण मैदान। अच्छा नौजवान, तुमने बहुत कम समय में ही वेव के बुनियादी कदम सीख लिए हैं। यह एक अच्छा परिणाम है, बूढ़े आदमी ने कहा और पीछे देखते हुए जेरास को एक स्वीकृति भरी मुस्कान दी और फिर वापस नौकायन पर ध्यान केंद्रित किया। जेरास ने त्रिशूल को छोड़ दिया और सीधा खड़ा हो गया। पानी को घूरते हुए जिसमें उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, उसने गहरी सांस ली और उसका शरीर शिथिल हो गया। फिर उसका पैर धीरे से पानी की सतह पर आगे बढ़ा। हालांकि किसी को उम्मीद थी कि उसका पैर डूब जाएगा, लेकिन वे लगभग 5 सेकंड तक वहीं खड़े रहे जब तक कि वे डूबने नहीं लगे, लेकिन जेरास ने उससे पहले ही अपना पैर वापस खींच लिया था। नाव के फर्श पर अपना नितंब पटकते हुए वह जोर से सांस छोड़ते हुए कुछ बुदबुदाया। क्या यही है? क्या आप तैरने के बजाय ऐसे चलते हैं? जेरास ने अनजाने में पूछा, लेकिन उसे बूढ़े आदमी की ओर से मुस्कुराहट मिली। जेरास को अंततः समझ में आ गया कि बूढ़ा आदमी तैरने के बजाय पानी में क्यों चल सकता था। पानी की लहरों को महसूस करने की कोशिश करते समय कुछ धाराएं बह रही थीं और कुछ स्थिर थीं और उसके चप्पू को पीछे की ओर बढ़ने से रोक रही थीं। वे स्थिर लहरें ब्लॉक की तरह थीं। अगर कोई उन्हें ठीक से समझ सके तो वे ब्लॉकों को एक मंच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक स्थिर नहीं हैं और जल्द ही धंस जाएंगे। आपने तरंग की मूल बातें सीख ली हैं और उसे थोड़ा बहुत लागू भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान स्थिर धाराओं पर खड़े होने पर नहीं होना चाहिए। आपको अपने आंदोलन को सहारा देने के लिए बहती धारा का उपयोग करना चाहिए। इससे आप थोड़ी सी भी छलांग लगाने में सक्षम हो जाएंगे, लेकिन बहते हुए प्रवाह के साथ यह आपको और भी अधिक गति से आगे ले जाएगा और तेजी से आगे बढ़ने के लिए कम ऊर्जा खर्च करेगा। आदमी ने कहा। पैडिंग करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह देख रहा था कि जेरास क्या कर रहा था, भले ही उसकी आंखें बंद थीं।
जेरास ने गहरी सांस ली और अचानक नाव से पानी पर कूद गया। उसने स्थिर लहरों में से एक को महसूस किया और उसका इस्तेमाल पानी पर आराम करने के लिए किया, लेकिन उसने महसूस किया कि स्थिर लहर टूट रही है और वह एक के बाद एक दूसरी पर कूद रहा है। अपनी गति में सहायता के लिए चलती तरंगों का उपयोग करने का प्रयास करो, बूढ़े व्यक्ति ने आदेश दिया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं नहीं कर सकता, रुकी हुई लहरें जल्दी ही पीछे हट जाती हैं। मैं उन पर संतुलन कैसे बना पाऊंगा जो रुकी ही नहीं हैं? जेरास ने एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाते हुए पूछा। इसे कर ही डालो। मैं तैयार नहीं हूं। तुम कभी तैयार नहीं होगे। इसे करो। जेरास का शरीर एक स्थिर धारा से दूसरी स्थिर धारा में चला गया क्योंकि वह एक चलती धारा का अनुसरण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा बदल गया क्योंकि चलती धारा ने उसके दाहिने पैर को आगे की ओर खिसका दिया, जिससे उसका संतुलन खो गया। वह आगे की ओर फिसला, लेकिन पानी में गिरने से पहले उसने जल्दी से एक और स्थिर लहर पर कदम रखा और फिर एक और फिर एक और, जिससे उसका शरीर अंततः संतुलित हो गया। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम चलती हुई लहरों पर पैर रख दो तो क्या बुरा हो सकता है? तो क्या अब भी डरने की कोई बात है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जेरास से पूछा। जेरा की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बूढ़ा धुंधला सच कह रहा था। अब भले ही उसे पता हो कि वह चलती हुई लहरों पर असफल हो जाएगा, लेकिन वह हमेशा स्थिर लहरों का उपयोग करके अपना पैर जमा सकता था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब वह नाव के चारों ओर घूमने लगा, पानी पर तेजी से चलने लगा। वह कभी कभी चलती लहरों का उपयोग करता, हालांकि वह थोड़ा फिसल भी जाता था। वह धीरे धीरे चलती लहरों पर अधिक देर तक खड़ा रहना सीख रहा था। उसकी समझ तेज है और उसका शरीर स्वस्थ है। उसका दिमाग साफ और स्वच्छ है। वह पुराने तौर तरीकों के अनुकूल है, बूढ़े आदमी ने सोचा जब उसने जेरा की आकृति को पानी के चारों ओर टिमटिमाते हुए देखा, जो धीरे धीरे लहरों की शक्ति को समझ रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10 घंटे बाद नीले बालों वाला एक युवक पानी की सतह पर चमक रहा था। उसके पैर पानी की सतह पर फिसलते हुए प्रतीत हो रहे थे, फिर भी वे पूरी तरह से पानी में नहीं डूबे। जेरास को लगा कि वह पानी में इधर उधर घूम रहा है। वह आसानी से चलती हुई लहरों का उपयोग खुद को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है और स्थिर लहरों को आराम के लिए मंच के रूप में उपयोग कर रहा है। अभी उसकी गति कम से कम एक औसत एथलेंथियन से मेल खा सकती है, और अगर वह अपने कौशल डैश को सक्रिय करता है तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह शुद्ध गति में एथलेंथियन सैनिकों से आगे निकल जाएगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। नदी की सतह पर फिसलना और उसकी गहरी लहरों में सांस लेना एक ऐसा व्यायाम था जिसे वह धीरे धीरे पसंद करने लगा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसका सिर साफ हो रहा है और लहरों के साथ उसका तालमेल और भी बढ़ रहा है। जेरास ने अंततः अपनी आंखें खोलीं और धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। धन्यवाद, जेरास ने उस आदमी को झुककर कहा। अपनी इस गति के साथ वह पूरे विश्वास के साथ कह सकता था कि वह गति में डायवन से मुकाबला कर सकता है, और यह सब उस बूढ़े आदमी की बदौलत था। अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो समुद्र जीन को हराओ, बूढ़े आदमी ने नाव चलाते हुए कहा। जेरास वापस बैठ गया और अपने चारों ओर विभिन्न मूर्तियों को देखने लगा। वे लगभग 16 घंटे से नाव चला रहे हैं और उन्हें अभी तक इस लंबी गुफा का अंत दिखाई नहीं दिया है। कौन जानता था कि जमीन के नीचे ऐसी कोई गुफा है जो पानी से नहीं बल्कि हवा से भरी हुई है। उसे यह जानकर भी आश्चर्य हुआ कि बूढ़ा आदमी हवा में सांस भी ले सकता है, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह बात सही है। अटलांटियन मछलियां नहीं थे, इसलिए उन्हें जमीन पर भी सांस लेने में सक्षम होना चाहिए। यह एक संभावित धारणा है, लेकिन गलत है। हम कहाँ जा रहे हैं, बूढ़े आदमी? यदि आप जानना चाहते हैं तो कार्य करें, बूढ़े व्यक्ति ने 2 चप्पुओं की ओर इशारा करते हुए कहा। जेरास ने चप्पू पकड़ लिए और वह भी नाव को आगे बढ़ाने में शामिल हो गया। उसने इसे नौकायन सीखने के अवसर के रूप में प्रयोग किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 30 मिनट बाद यहाँ थे। बूढ़े आदमी की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। जैसे ही जेरास ने अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक बड़ा सुनहरा रंग का दरवाजा था। दरवाजे के सामने 2 बड़े एथलेंथियन एक दूसरे से टकराते हुए चित्रित किए गए थे, जैसे कि उनके त्रिशूल एक घातक युद्ध में आपस में टकरा रहे हों। युवक, प्राचीन एथलेंथियन प्रशिक्षण मैदान में आपका स्वागत है, बूढ़े व्यक्ति ने गर्व के साथ कहा, जबकि सुनहरा दरवाजा धीरे धीरे खुलने पर एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज पूरे स्थान पर गूंज उठी। प्रायोजित सामग्री। सोने से पहले करें ये काम, हमेशा दूर रहेगा सोना। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 35 त्रिशूल पाठ। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C35 त्रिशूल पाठ। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 35 त्रिशूल पाठ। रंबल। दरवाजे से बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई, जिससे नाव हिल गई और जेरास और बूढ़ा आदमी दोनों नाव से बाहर निकल गए। जेरास ने देखा कि दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाज़ा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि वह उसके सामने एक छोटे पत्थर की तरह था।
अंततः दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया, लेकिन अगले ही पल ज़ेरा का चेहरा उतर गया। जगह अंधेरी थी और चारों तरफ उदासी छाई हुई थी। वहां कोई रोशनी नहीं थी, जिससे ज़ेरा उस बूढ़े आदमी की तरफ सवालिया निगाहों से देख रहा था। क्या आप जानते हैं कि अतीत में हजारों लोगों ने एथलेंथियन सोल्जर्स ग्राउंड में प्रशिक्षण पाने के लिए पागलों की तरह लड़ाई लड़ी थी? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये धीरे धीरे वीरान होता गया। मेरे साथ आओ, बूढ़े आदमी ने कहा और ज़ेरास उसके पीछे पीछे चला गया। गेट के अंदर कदम रखते ही अचानक एक चमकदार सफ़ेद रोशनी उस जगह पर बहुत तेज चमकी और उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं। ये रोशनी आंखों को बहुत चुभ रही थी। धीरे धीरे तीव्रता को नियंत्रित करते हुए वह उस क्षेत्र को स्पष्ट रूप से देख सकता था और यह एक विशाल स्थान था। पूरा स्थान सफ़ेद रंग का था जो दूर तक फैला हुआ था और अंदर एक भी चीज़ नहीं थी। क्या ये प्रशिक्षण मैदान है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने तुरंत कहा कि उस आदमी ने अचानक 2 बार ताली बजाई और हॉल में एक आवाज़ गूंजी। एक योद्धा अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका है और उसने इसके स्तरों को चुनौती देने का निर्णय लिया है। स्तर 1 शुरू होता है। ज़ेरास ने देखा कि उसके सामने का क्षेत्र अचानक बदलने लगा। दूर स्थित फर्श जमीन में धंस गया और उसकी जगह धीरे धीरे एक युद्ध मंच उभर आया। ज़ेरास के सामने एक हथियार रैक दिखाई दिया जिसमें विभिन्न त्रिशूल लगे हुए थे। अपना हथियार उठाओ, सिपाही, आवाज़ ने आदेश दिया और ज़ेरास ने लगभग 2 मीटर ऊंचा चांदी के रंग का त्रिशूल उठाया। हथियार अविश्वसनीय रूप से हल्का था और भले ही वह उससे लंबा था, लेकिन उसे लगा कि यह उसके लिए बहुत उपयुक्त है। वह बिना किसी जल्दबाजी के युद्ध मंच की ओर चला और उसके ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वह उस पर चढ़ा, युद्ध मंच पर एक स्थान अचानक धंस गया और उसमें से एक आकृति बाहर निकली। यह एक गहरे रंग की मानव आकृति थी जो सिर से लेकर पैर तक लाल रंग के कवच में लिपटी हुई थी। इसके हाथ में लाल रंग का त्रिशूल था और इसकी आंखों की तीखी लाल रोशनी कवच के आर पार चमक रही थी। वह आकृति किसी जीवित प्राणी जैसी नहीं थी, बल्कि रोबोट जैसी लग रही थी। स्तर 1 की कठपुतली को हराओ और तुम मंच पार कर जाओगे, आवाज ने आदेश दिया। ओह, एक कठपुतली, दिलचस्प है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ज़ेरास के सामने एक सिस्टम अधिसूचना पैनल प्रकट हुआ। स्तर 1 युद्ध कठपुतली की पहचान की गई है। सक्रिय खोज, कठपुतली को हराना। इनाम 100 EXP। ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जैसे कि वह इससे अपनी ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि हवा उसके शरीर के अंदर से हिंसक रूप से गुजर रही है, उसका चेहरा बदल गया। सहज ही उन्होंने अपना त्रिशूल उस क्षेत्र पर पटक दिया। क्लैंग। ज़ेरास को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दीवार से टकरा गया हो। वह फिसल कर दूर चला गया और करीब 3 मीटर दूर जाकर रुका। इससे पहले कि वह अपने आप को संभाल पाता, कठपुतली ने उस पर हमला कर दिया और वे दोनों युद्ध मंच पर भिड़ गए तथा प्रत्येक भिड़ंत में ज़ेरास को पीछे हटना पड़ा। ज़ेरास को कठपुतली देखकर झटका लगा और वह अवाक रह गया। वह उसके त्रिशूल के हर वार को अपने पूरे शरीर में गूंजता हुआ महसूस कर सकता था, जबकि उसका हाथ धीरे धीरे सुन्न हो रहा था। हालांकि वह एक कठपुतली थी, लेकिन उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से तरल थीं और त्रिशूल के हर वार से विनाशकारी शक्ति निकलती थी। त्रिशूल उसके चेहरे की ओर बढ़ा, लेकिन ज़ेरास इस बार टकराया नहीं, बल्कि अगले ही सेकंड में जमीन से क्षैतिज रूप से लात मारकर हमले को चकमा दे दिया, जिससे उसे कठपुतली के बीच 10 मीटर की दूरी मिल गई। लड़ाई की शुरुआत में ही तुम्हारा ध्यान भटक गया, बेटा। यह कोई बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं है, बूढ़े आदमी ने कहा जब ज़ेरास ने उसे कुर्सी पर बैठे और हाथ जोड़कर उनकी लड़ाई को देखते हुए देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कठपुतली बहुत मजबूत है, जितना आप सोचते हैं उससे भी ज़्यादा मजबूत। मजबूत? छी! ज़ेरास ने ठंडी सांस ली, जैसे उसके नीचे की ज़मीन एक सेकंड के लिए हिल गई हो। बूम! युद्ध मंच उस समय हिल गया जब एक आकृति तेजी से हवा को चीरती हुई युद्ध मंच के ऊपर प्रकट हुई। क्लैंग! कठपुतली ने अपना एक घुटना जमीन पर टिका रखा था और उसका त्रिशूल ज़ेरास के ऊपर खड़ा था। उसका त्रिशूल ऊपर से गिर रहा था। ज़ेरास को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कठपुतली उस प्रहार से उड़ जाएगी, लेकिन वह सिर्फ घुटनों के बल पर गिर गई। रोबोट की स्थिति देखकर उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई और उसने अपना एक पैर रोबोट की छाती पर पटक दिया, जिससे वह उड़ गया। इससे पहले कि कठपुतली अपने आप को संभाल पाती, ज़ेरास ने त्रिशूल को बलपूर्वक छाती में घुसा दिया और फिर उसे बाहर निकाल दिया। कठपुतली से धातु की वस्तुओं की वर्षा होने लगी और फिर वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा सपाट था। बधाई हो योद्धा, तुमने कठपुतली को सफलतापूर्वक हरा दिया है। अब स्तर 2 शुरू होगा। जमीन खुल गई और कठपुतलियां उसमें समा गईं, जबकि एक और कठपुतली उसमें से निकल आई। ये तो पहले वाली कठपुतली से भी बड़ा था और इसका त्रिशूल उसके त्रिशूल से 2 गुना बड़ा था। बधाई हो, होस्ट ने खोज पूरी कर ली है। +100 XP प्राप्त। कुल अनुभव 100/400। नया कार्य सक्रिय। स्तर 2 कठपुतली को हराना। इनाम 100 EXP। सिस्टम नोटिफिकेशन देखते ही ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब ये XP पॉइंट्स कमाने का समय आ गया था। प्रायोजित सामग्री। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन।
उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 36 कठोर कठपुतलियां। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C36 कठोर कठपुतलियां। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 36 कठोर कठपुतलियां। ज़ेरास को कुचलने के इरादे से ऊपर से एक त्रिशूल गिरा और वह तुरंत पीछे कूद पड़ा, लेकिन आखिरी क्षण में उसने वार को चकमा दे दिया। युद्ध मंच टूटने के कगार पर पहुंच गया, लेकिन अंत में वह मजबूत बना रहा। एक ही वार से हुई क्षति को देखकर ज़ेरा का जबड़ा खुला रह गया। ये कठपुतली स्तर 1 की कठपुतली से दोगुनी से भी अधिक शक्तिशाली थी। पहली कठपुतली तो बस पानी का परीक्षण करने वाली है, ये तुम्हारे सबसे मजबूत पहलू पर ध्यान देने के लिए है। दूसरी कठपुतली में तुम्हारा सबसे मजबूत पहलू दोहराया जाएगा, और आपकी पहली लड़ाई में आपकी सबसे मजबूत विशेषता ताकत ही थी। इसलिए इस दूसरी कठपुतली को आपसे कहीं ज़्यादा ताकतवर बनाया गया है। यह एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो आपको न केवल अपने सबसे मजबूत पहलू को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि दूसरों को भी बेहतर बनाता है, क्योंकि आपके पास अपने अन्य पहलुओं का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा जिससे बड़े पैमाने पर विकास होगा। इस पल का अच्छा उपयोग करो बेटा, बूढ़े आदमी ने नीचे से उससे कहा, लेकिन ज़ेरास विचलित नहीं हो सकता था जब तक कि वह कुचला नहीं जाना चाहता था। अंततः उसे समझ में आ गया कि पहले वाले की तुलना में यह इतना मजबूत क्यों था। तुमने मेरे सबसे मजबूत पहलू की नकल करने की कोशिश की है ना, लेकिन दुर्भाग्य से ताकत मेरा किला नहीं है। त्रिशूल तेजी से ज़ेरास की ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही सेकंड में वह कठपुतली की पीठ के पीछे प्रकट हो गया और वह जा चुका था। हया पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कठपुतली की पीठ पर त्रिशूल पटकते हुए कठपुतली 3 कदम आगे बढ़ी, लेकिन उस पर एक भी खरोंच नहीं आई, क्योंकि उसने तेजी से मुड़कर अपना त्रिशूल ज़ेरास पर दे मारा जो अगले ही सेकंड में मर चुका था। ज़ेरास ने अपने मन में तेजी से जवाब ढूंढा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका हमला बेकार था। कठपुतली शारीरिक रूप से भी ज्यादा मजबूत थी। त्रिशूल कोई छड़ी नहीं है बेटा, तुम इस पर त्रिशूल पटकने के बारे में क्या सोच रहे हो? ये पटकने के लिए नहीं बल्कि छेदने के लिए है, बूढ़े आदमी ने कहा, और ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं और वह जमीन से उछलकर कठपुतलियों की ओर बढ़ गया। विशाल त्रिशूल उसके चेहरे के पास से गुजरा और उसे चूमने से कुछ ही दूर था, लेकिन ज़ेरास ने अंतिम क्षण में चकमा दे दिया, क्योंकि वह आगे बढ़ती कठपुतली के सामने पहुंच गया था, क्योंकि त्रिशूल उसके पेट में धंस गया था। ज़ेरास ने अपना त्रिशूल निकाला, लेकिन उसने देखा कि कठपुतली अभी नीचे नहीं आई थी, केवल उसकी गति थोड़ी रुकी थी, इससे पहले कि उसने अपना दूसरा हाथ ज़ेरास के चेहरे पर पटक दिया, जिससे वह दूर उड़ गया। 5 HP 95/100। जब तुम आगे बढ़ो तो याद रखो तुम्हारे पास केवल एक ही अवसर है, इसलिए अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ो और पीछे मत हटो। मंच पर एक आकृति भूत की तरह घूम रही थी, जबकि युद्ध मंच पर एक बड़े त्रिशूल के टकराने की आवाज़ बार बार गूंज रही थी। ऊर्जा 50/65। कठपुतली ने अपना त्रिशूल ज़ेरास पर पटक दिया, लेकिन वह पीछे की ओर कूद गया, क्योंकि त्रिशूल उसके सामने ही जमीन पर गिर गया। ज़ेरास तुरंत त्रिशूल पर चढ़ गया और कठपुतली के हाथ के ऊपर चढ़ गया। एक विशाल हथेली ज़ेरास की ओर बढ़ी और उसे कुचलने के इरादे से आगे बढ़ी, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत के साथ उछल पड़ा और उस विशाल कठपुतली के ऊपर आ गया। त्रिशूल को दोनों हाथों में जकड़ते हुए ज़ेरास ने एक गहरी सांस ली और ऊपर से रोबोट के सिर में त्रिशूल घुसा दिया, इससे पहले कि वह जमीन पर धड़ाम से गिरता। कठपुतली ने अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी को पटकने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन उसके हाथ से विशाल त्रिशूल अचानक गिर गया तथा उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। बधाई हो, आपने दूसरा चरण पार कर लिया है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ज़ेरास ने कठपुतली को खोदते समय उसके सिर पर लगे अपने त्रिशूल की नोक को देखा। सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन उसने आवाज़ देकर अनदेखा कर दिया। स्तर 3 शुरू करें। स्तर 3 शुरू होता है। युद्ध का मंच खुल गया और विशाल त्रिशूल निगल गया तथा उसके स्थान पर एक और कठपुतली आ गई। ये पहले वाले की तरह विशालकाय नहीं था, बल्कि इसके पैर लंबे थे। ज़ेरा की आंखें चमक उठीं, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी ताकत और गति का संयोजन होगा। शुरू करना। क्लांग बांग बूम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ज़ेरास एक घुटने पर बैठा हुआ लगातार खांस रहा था, उसके होठों से खून बह रहा था। उसके सामने एक कठपुतली थी, जिसके माथे पर बगल में रखे यांत्रिक भागों के बीच एक त्रिशूल लगा हुआ था। ज़ेरास ने अपने आप पर काबू पाया और अपना त्रिशूल निकाला। हर लड़ाई के साथ वह खुद को मजबूत होता हुआ महसूस कर सकता था। ये शारीरिक रूप से नहीं था, बल्कि यह उसका युद्ध अनुभव था जो हर लड़ाई के साथ बढ़ रहा था। प्रत्येक रोबोट उसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं का संयोजन है और इसलिए उसे अपनी पूर्ण सीमाओं तक धकेल दिया, इससे पहले कि वह उन पर काबू पा सके। यह एक ऐसा अवसर था जिसका उसे अच्छा उपयोग करना था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बधाई हो योद्धा, तुमने लेवल 3 की कठपुतलियों को हरा दिया है। तुमने अच्छा किया लड़के, तुम्हें खुद को संभलने के लिए समय देना चाहिए, बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन अगले ही पल वह हैरान और अवाक रह गया। स्तर 4 शुरू करें। मंच पर एक ठंडी आवाज़ गूंजी। युद्ध का मंच खुल गया और गिरी हुई कठपुतली को निगलते हुए एक और कठपुतली सामने आई।
ये और भी अलग था क्योंकि इसमें लाल रंग का कवच नहीं था। इसके बजाय इसका पूरा शरीर नीले रंग का था। कठपुतली को देखकर ज़ेरास के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह डरा नहीं और अपने चांदी के त्रिशूल को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। शुरू करना। रूओर बूम। एक आदमी और एक कठपुतली के बीच अत्यंत क्रूर लड़ाई हुई, जिससे युद्ध मंच लगातार उनकी शक्ति से हिल रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 घंटे बाद में युद्ध के मंच पर 2 आकृतियां खड़ी थीं। उनके शरीर एक दूसरे से कसकर बंधे हुए थे। दोनों की पीठों के पास त्रिशूल की आकृतियां उभरी हुई दिखाई दे रही थीं, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर देखा जा सकता था। ज़ेरा के चांदी के त्रिशूल कठपुतली के हृदय की पीठ में चुभ रहे थे, लेकिन कठपुतली का त्रिशूल उसके पेट में चुभ रहा था। जैसे ही कठपुतली जमीन पर गिर पड़ी, ज़ेरास पीछे की ओर खिसक गया। बधाई हो योद्धा, आपने स्तर 4 चरण पूरा कर लिया है। सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल उसकी दृष्टि में आता रहा, लेकिन चोट के कारण उसकी दृष्टि पहले से ही धुंधली होती जा रही थी। उसकी बाईं आंख से बहते खून ने इसे और भी बदतर बना दिया। ज़ेरास जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह मुंह के बल लेट पाता, एक हाथ ने उसे पकड़ लिया और उसने महसूस किया कि वह तेजी से अंधेरे में जा रहा है। आखिरी बात जो उसने सुनी वह थी, तुम अजीब हो बच्चे। प्रायोजित सामग्री। एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 37, भीड़ को चौंकाना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। अराजकता भक्षक प्रणाली C37, भीड़ को चौंकाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 37, भीड़ को चौंकाना। ज़ेरास धीरे से बिस्तर से उठ बैठा, जिस पर वह आराम कर रहा था, और चारों ओर देखने लगा। उसने देखा कि वह अजीब तरह से अपने कमरे में, कोलोसियम में वापस आ गया था। ऐसा लगता है कि चोट लगने के बाद वह व्यक्ति उसे वापस अपने कमरे में ले आया। उसने अपनी गर्दन को झटका दिया और अपने पेट के उस हिस्से को देखा। उस जगह पर केवल एक छोटा सा निशान बचा था, जहां कुछ घंटे पहले एक बहुत बड़ा छेद था। वह अपने शरीर की पागलपन भरी रिकवरी गति से थोड़ा चौंक गया था। ये सब उसके कैश डिवाइडर का हिस्सा होने के कारण हुआ। सिस्टम। ज़ेरास ने पुकारा और अधिसूचना पैनल तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। कार्य। स्तर 2 कठपुतली को हराना पूरा हो गया है। +100 XP प्राप्त हुआ। कुल EXP 200/400। कार्य। स्तर 3 कठपुतली को हराना पूरा हो गया है। +100 XP प्राप्त हुआ। कुल EXP 300/400। कार्य। स्तर 4 कठपुतली को हराना पूरा हो गया है। +120 XP प्राप्त हुआ। कुल EXP 420/400। होस्ट को स्तर ऊपर करना है। हाँ, बधाई हो, होस्ट अब लेवल 4 तक पहुंच गया है। जोड़ 10 विशेषता अंक प्राप्त हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिस्टम इंटरफेस। ज़ेरास ने तुरंत अपने आंकड़ों में सुधार करने के इरादे से कहा। नाम। ज़ेरास सेलेस्ट्रिया। स्तर 4। कक्षा। कल्टिवेशन रैंक अर्ली स्टार रैंक स्टेज। एक्सप 20/800। HP 100/100। ऊर्जा 65/65। मन कोर ऊर्जा 40/40। गुण। शक्ति 15। धारणा 12। चपलता 17। बुद्धिमत्ता 5। आकर्षण 0। विशेषता अंक 10। ज़ेरास ने उसके आंकड़ों को देखते हुए आदेश दिया, ताकत में 5 विशेषताएं, चपलता में 3 विशेषताएं और धारणा में 2 विशेषताएं जोड़ें। अंक सफलतापूर्वक जोड़े गए। ज़ेरास को अचानक महसूस हुआ कि उसकी सारी हड्डियां पागलों की तरह खुजली कर रही हैं, लेकिन उसने अपने दांतों को भींच लिया और दर्द को सहन किया, जो 10 सेकंड के भीतर धीरे धीरे कम हो गया। उनके नए आंकड़ों पर नजर डालें। गुण। शक्ति 20। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धारणा 14। चपलता 20। बुद्धिमत्ता 5। आकर्षण 0। विशेषता अंक 0। ज़ेरास ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। अब उसकी गति और शक्ति पूरी तरह संतुलित हो गई थी। उसकी समझ भी बहुत दूर नहीं थी। हालांकि उसे कोई योग्यता उन्नयन नहीं मिला, फिर भी वह शक्ति में वृद्धि से संतुष्ट था। दस्तक दस्तक। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी और दस्तक के पीछे एक और आवाज़ आई, जिसे ज़ेरास अच्छी तरह समझ रहा था। ये प्लांक था। ज़ेरास अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलने से पहले उसकी ओर बढ़ा। हाहा, मेरे अच्छे आजीवन भाई, यह क्या है? ज़ेरास ने तुरंत पुकारा और प्लैंक को बूथ चाटने से रोक दिया। तुम्हारा और डाइवन का मुकाबला अगले 20 मिनट में होगा। हर कोई पहले से ही यहाँ है। प्लांक ने ज़ेरास को चौंकाते हुए कहा। 2 दिन तो बहुत जल्दी बीत गए। आखिर वह कितने समय तक बेहोश रहा? ठीक है, मैं शीघ्र ही वहां उपस्थित हो जाऊंगा, ज़ेरास ने कहा और अपना ध्यान उस ओर से हटा लिया, लेकिन उसे केवल ये दिखाई दिया कि प्लैंक उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। क्या तुम युद्ध के लिए कवच नहीं पहनोगे? ये जीवन मरण की लड़ाई है, याद रखो। कवच कभी कभी विभाजन रेखा बन सकता है, तुम्हें पता है। प्लांक ने ज़ेरास की ओर लगभग विनती भरी नज़र से देखते हुए कहा। छी, क्या वह सोचता है कि मैं मर जाऊंगा?
जेरास ने मोटे आदमी की ओर देखते हुए सोचा, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं ठीक हो जाऊंगा, बस मुझे कुछ मिनट दो। बांग! जेरास ने अपनी नाक पर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया जबकि प्लैंक हैरान और अचेत खड़ा था। बिना कवच पहने मंच पर जाना, संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा था। इसके अलावा जेरास जिस तरह से व्यवहार कर रहा था उससे वह हैरान था, वह जरा भी डरा हुआ नहीं था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह अगले कुछ मिनटों में जीवन या मृत्यु की लड़ाई में नहीं जा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या वह बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था? प्लैंक तुरंत भाग गया, लेकिन बहस करते हुए उसका मन उलझन में था। मुझे किस पर दांव लगाना चाहिए, जेरास पर या दयावान पर? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जेरास ने कमरे में इधर उधर देखा, तभी उसे बिस्तर के पास कुछ दिखाई दिया और वहां एक लंबा चांदी का त्रिशूल था। ये वही था जिसे उसने कठपुतलियों के साथ युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था। त्रिशूल को अपनेपन से घुमाते हुए जेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे कुछ पता चला। उसे अब त्रिशूल एक हथियार के रूप में पसंद आने लगा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कोलोसियम में 6000 से अधिक एथलेंथियनों की दहाड़ ने पानी को जोर से हिला दिया। पूरा कोलोसियम एथलेंथिया से भरा हुआ था। अधिकांश लोग इस अवसर का उपयोग दांव लगाने और यदि भाग्य साथ दे तो कुछ नकदी कमाने के लिए करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ लड़ाई के लिए ही आते हैं। वे न केवल नए अटलांटियन सैनिक के बारे में जानने को उत्सुक हैं जिसने रॉडर को हराया है, बल्कि वे तब और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वे सुनते हैं कि वह अटलांटिस किंग युद्ध प्रतियोगिता के लिए परीक्षक को चुनौती देगा। यद्यपि 12 से अधिक एथलेंथियन सैनिक पहले ही दिव के साथ लड़ चुके थे और हार चुके थे, फिर भी उनमें आशा की एक छोटी सी लौ थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। यदि नया सैनिक डाइवन को हराने में सफल हो जाता है तो यह अटलांटिस में लिगेरिस शहर की छवि को सुधारने में बहुत सहायक होगा। यदि उनके शहर से कोई सैनिक प्रतियोगिता में भाग लेता है। जब काले कवच पहने एक व्यक्ति अपने हाथ में विशाल काले रंग का त्रिशूल लिए युद्ध मंच पर आया तो भीड़ में जयकारे बहुत तेज हो गए। उसका पूरा शरीर कवच से ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसका सिर भी हेलमेट से ढका हुआ था। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन हेतु अपना सिर ऊपर उठाया और अपना त्रिशूल तान दिया। भीड़ और भी जोर से चिल्लाने लगी और उसका नाम जोर जोर से जपने लगी। दिवैन, देव 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 देव। दयावान ने युद्ध मंच की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका तथाकथित प्रतिद्वंद्वी अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचा था। उसने अटलांटिक सैनिक की खबर भी सुनी, हालांकि उसके बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था, सिवाय इसके कि उसने कोलोसियम में एक बेहतरीन सैनिक को हराया था और वह युवा था। इससे भी उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई, लेकिन जब उसने सैनिक को उसे लड़ाई के लिए चुनौती देते सुना तो उसकी जिज्ञासा खत्म हो गई। वह अब जिज्ञासु नहीं था, बल्कि वह उसे मार डालने से पहले क्रूरतापूर्वक उसका अंग भंग करना चाहता था, क्योंकि जो लोग उसे चुनौती देने का साहस करते थे वे अटलांटिस के विद्रोही और असफल लोग थे। 20 मिनट जल्दी ही बीत गए, फिर भी तथाकथित सिपाही का कोई पता नहीं चला। भीड़ बेचैन होने लगी थी क्योंकि वे कुछ ऐसा सोच रहे थे जो बिल्कुल असंभव था। क्या वह डरकर भाग गया होगा? दयावन ने थोड़ा हंसते हुए खुद से कहा। ऐसा कहने के तुरंत बाद युद्ध मंच के दरवाजे की कुंडी अचानक खनकने की आवाज़ के साथ पूरी कॉलिजियम में सन्नाटा छा गया। जब दरवाज़ा खुला तो भीड़ अचंभित रह गई। उनके मन में एक ही विचार बार बार आ रहा है, क्या ये युवा लड़का खो गया है? प्रायोजित सामग्री, एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 38, जेरास बनाम दयावान 1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C38, जेरास बनाम दयावान 1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 38, जेरास बनाम दयावान 1। 6000 से अधिक अटलांटियनों से युक्त युद्ध मंच के ठीक बीच में एक युवा नीले बालों वाला लड़का अपने कंधे पर चांदी का त्रिशूल रखकर नृत्य कर रहा था। केवल सफ़ेद शर्ट और एक मुखौटा पहने हुए उनके चेहरे पर एक बेफिक्र और उदासीन भाव था, जिससे लोगों को संदेह हो रहा था कि क्या उन्होंने ही चुनौती दी थी, लेकिन उनके हाथ में चांदी का त्रिशूल सब कुछ कह रहा था। क्या यह मजाक है? भीड़ में से एक ने पूछा, जिसके बाद वहां गुनगुनाहट शुरू हो गई। प्लैंक के चेहरे पर पसीना आ गया, क्योंकि उसने स्थिति को देखा जो तेजी से हाथ से निकलती जा रही थी और उसे पता था कि भीड़ जल्द ही उसके पास आएगी। जेरास ने अपने सामने खड़े बख्तरबंद आदमी को देखा और उसका ध्यान दूसरी ओर मोड़ने से पहले उसे अच्छी तरह परखा। उसने दर्शकों की ओर देखा, उनमें से कुछ लोग उस पर दया की दृष्टि से देख रहे थे, मानो वह भी वध किए जाने वाला एक और मुर्गा हो, जबकि कुछ लोग बस वहीं हतप्रभ होकर खड़े थे। ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा दिखावा करना होगा, अन्यथा मैं जहां भी जाऊंगा मुझे कमतर ही आंका जाएगा, जेरास ने सोचा। तो क्या तुम लड़ने जा रहे हो या बस वहीं खड़े रहोगे? जेरास ने डाइवन की ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो, बच्चे? क्या तुम्हें लगता है कि यह एक मजाक है? डाइवन ने गुस्से से पूछा, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी।
एक मजाक, बूम, ऐसा लगा जैसे युद्ध के मंच के बीच में बम गिरा दिया गया हो और जेरास जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बैंग। इससे पहले कि भीड़ कुछ समझ पाती कि क्या हो रहा है, अगले ही सेकंड में एक शव उड़कर युद्ध मंच के दूसरी ओर जा गिरा और फिर रुक गया। दैवन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने उस लड़के को देखा जो 2 सेकंड पहले वहीं खड़ा था। तेज, वह बहुत तेज है, दैवन ने चौंक कर कहा और उसने अपने त्रिशूल को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसकी नज़र तुरंत गंभीरता में बदल गई। जेरास ने धीरे से त्रिशूल को अपने कंधे पर टिकाया और एक ऐसा शब्द बोला जो पूरे कोलोसियम में गूंज उठा। क्या आप अब भी सोचते हैं कि यह एक मजाक है? दर्शक वहां स्तब्ध खड़े थे क्योंकि उन्होंने कुछ अविश्वसनीय घटित होते देखा था। दैवान को उड़ा दिया गया। ये लगभग अविश्वसनीय था। भीड़ में जोरदार जयकार गूंज उठी क्योंकि उनमें एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी थी। पहला कदम और डायवन हार गए, शायद उम्मीद की किरण बची थी। क्या आपको भीड़ द्वारा आपका नाम पुकारे जाने पर खुशी होती है? थोड़ी सी प्रसिद्धि इतनी जल्दी खत्म हो गई, क्या इसीलिए आपने प्रतियोगिता में भाग लिया? या फिर आपको लगता है कि आप अटलांटिस के राजा बन सकते हैं? मैं तुम्हारे जैसे लोगों से नफरत करता हूं, जो सिर्फ थोड़ी सी चमक के लिए लड़ते हैं। तुम सब अटलांटिस के विद्रोही के अलावा कुछ नहीं हो। सैमोड्राजीन अटलांटिस का असली राजा है, फिर भी तुम उसे सिंहासन के लिए चुनौती देने के लिए उठ खड़े हुए हो। तुम अटलांटिस के सबसे बड़े दुश्मन हो, डायवन ने कहा, लेकिन उसे सिर्फ इतना ही पता चला कि लड़का उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह बहरा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो कुछ कह रहा था उससे उसे कोई परेशानी नहीं थी, तथा वह ये भी बता सकता था कि लड़का उब गया था। तुम अभी भी नहीं समझ पाए हो कि मैं क्या कह रहा हूं। शायद मृत्यु ही तुम्हें समझने का एकमात्र तरीका है, डायवन ने कहा और वह अचानक तेजी से जेरास की ओर तैरने लगा। उसके सामने आते ही उसका त्रिशूल उसके चेहरे की ओर बढ़ा और उसकी अहंकारी मुस्कान को मिटाने के लिए बुरी तरह से तत्पर हो गया। क्लयांग, जेरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई जब उसने वार को रोकने के लिए अपना त्रिशूल फेंका। डायवन का त्रिशूल सांप की तरह घूम रहा था, वह जेरा के त्रिशूल से फिसलकर उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अपेक्षित रक्त की बौछार नहीं हुई। इसके बजाय जेरा का शरीर कणों में बिखर गया। एक प्रतिबिंब, डायवन ने अचानक तेजी से मुड़कर अपना त्रिशूल अपने सामने क्षैतिज रूप से रख लिया। अगले ही सेकंड में उसके हाथ में एक बल उसके पूरे शरीर में गूंज उठा और उसने बल को नकारने से पहले 10 कदम पीछे हट लिया। तुम्हारी प्रतिक्रिया की गति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो इस लड़ाई का अब कोई मतलब नहीं है। जेरास ने अपने कंधे पर त्रिशूल टिकाते हुए और ऊब भरी नज़र से दीवान की ओर देखते हुए कहा। या वेन तेजी से उसकी ओर तैरा क्योंकि दोनों आकृतियों ने सैकड़ों चालें बदलीं, लेकिन एक आकृति जल्द ही एक बार फिर उड़ गई क्योंकि उसने युद्धमंच की दीवार पर अपनी पीठ पटक दी, जिससे एक गड्ढा बन गया। थकावट के कारण दीवान लगातार गहरी सांसें ले रहा था और अपने प्रतिद्वंद्वी को अविश्वसनीय रूप से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे एक बार फिर से उड़ा दिया गया है, और लड़के के रवैये को देखते हुए वह बता सकता था कि वह वास्तव में इस लड़ाई को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं था क्योंकि उसके चेहरे पर थकावट का एक भी निशान नहीं था। तो फिर क्या उसे इसका सहारा लेना होगा? वह हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल इसका ही सहारा ले सकता था। दीवान ने अपने दांत भींच लिए, लेकिन अपने धड़कते दिल को शांत करते हुए वह सीधा खड़ा हो गया। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने मुझे इस स्तर तक पहुंचाया है। मुझे मेरे गुप्त कदम का सहारा लेने के लिए मजबूर करने के बाद तुम खुशी से मर सकते हो, डायवन ने कहा, अपनी आंखें बंद करके और सीधे खड़े होकर, अचानक बुदबुदाने से पहले। हे अथाह गीजर के अंधकार में स्वामी, मेरे जीवन को उत्प्रेरक बनाकर अपने इस वंशज को अपनी दिव्य शक्ति से आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं एक बार फिर दुनिया को आपकी शक्ति दिखा सकूं। दैवन ने अपने हाथों में जो काला कवच और त्रिशूल पकड़ रखा था वह अचानक एक काली आभा के साथ भड़क उठा क्योंकि कवच से काली गैस जैसी ज्वाला बाहर निकल रही थी। जेरा का उबा हुआ चेहरा गायब हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि डायवन की ताकत अचानक अविश्वसनीय स्तर पर बढ़ गई है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा कोई अजीब सी काली ऊर्जा दी जा रही थी और वह सारी ऊर्जा उसके द्वारा पहने गए काले कवच और त्रिशूल से आ रही थी। कोलोसियम में फूटने वाली काली गैस एक बार फिर अचानक डायवन की ओर बढ़ी, जिससे उसका त्रिशूल और कवच धीरे धीरे जलती हुई काली लपटों से ढक गए। अब तो यह और भी अच्छा है, जेरास मुस्कुराया और उसके चेहरे पर पागलपन भरा भाव उभर आया। अपनी पिछली लड़ाई में वह अपनी 50% ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब शायद उसे अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तब आना, काबू। प्रायोजित सामग्री चिंता का विषय है, इस कुदरती टिप में छिपा है समाधान। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 39 जेरास बनाम दयावान 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C39 जेरास बनाम दयावान 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 39 जेरास बनाम दयावान 2। काबूम।
पानी में एक शक्तिशाली शॉकवेव की लहर दौड़ गई, जिससे युद्ध के मैदान में एक गूंजती हुई ध्वनि गूंज उठी। ज़ेरास ने अपने पैरों को ज़मीन पर पटक दिया, जिससे गहरी रेखाएं बन गईं और वह लगभग 10 मीटर दूर जाकर रुक गया। जब उसने डाइवन की ओर देखा तो उसने देखा कि वह व्यक्ति लगभग 7 मीटर दूर चला गया था, जिससे पता चला कि उस मुठभेड़ में उसकी जीत हुई थी। तुम मेरी 30% ताकत का सामना कर सकते हो। अच्छा, तो 50% का क्या होगा? ज़ेरा के चेहरे पर एक पागल मुस्कान उभर आई जैसे ही वह भयानक गति से जमीन से नीचे उतरा। अगले ही पल वह डाइवन के सामने प्रकट हो गया। वह प्रलयकारी शक्ति के साथ आगे की ओर गिरा और उसके त्रिशूल की छवियां पानी में दिखाई देने लगीं। बूम! युद्ध के चरणों में एक और शक्तिशाली आघात तरंग फैल गई तथा दोनों आकृतियां तेजी से पीछे की ओर भागने लगीं। ज़ेरास 5 मीटर पीछे हट गया क्योंकि उसने देखा कि डाइवान भी 5 मीटर पीछे हट रहा है। दूसरे आदान प्रदान के परिणाम को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे दोनों बराबरी पर थे। डाइवान के कवच और त्रिशूल से अचानक शक्तिशाली रूप से काली गैस निकली, जिससे वह ज़ेरास की ओर आगे बढ़ा। उसका त्रिशूल तेजी से आगे बढ़ रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बैंग 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 बैंग। दैवान एक उग्र बवंडर की तरह था। जब उसने अपने त्रिशूल से ज़ेरास पर प्रहार किया, उसकी आंखों का रंग गहरा काला हो गया। जबकि ज़ेरास ने अत्यंत तीव्र गति से जवाब दिया, उसके अधिकांश हमलों को रोक दिया तथा अपने हमले भी किए। दोनों आकृतियां अचानक अलग हो गईं। ज़ेरा के चेहरे पर एक छोटी सी खूनी रेखा देखी जा सकती थी, जो अगले ही सेकंड में बंद हो गई। लेकिन भीड़ डाइवन को देखकर दंग रह गई क्योंकि उसके मुंह, नाक और कान से काला खून बह रहा था। ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं और वह सोच रहा था कि डाइवन की असामान्यता का कारण क्या है। तभी अचानक सिस्टम की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। मेजबान प्रतिद्वंद्वी को उसके हथियार में उत्कीर्ण एक बाहरी शक्ति द्वारा सहायता मिल रही है, लेकिन उसका भौतिक शरीर उस शक्ति को धारण करने के लिए बहुत कमजोर है और इसलिए वह धीरे धीरे टूट रहा है। साथ ही उसकी जीवन शक्ति भी खत्म हो रही है। ज़ेरास ने डाइवन को अजीब तरह से देखा क्योंकि उसने देखा कि उसकी आंखें उस काले रंग से पूरी तरह से घिर गई थीं। उसने ये भी सोचा कि डाइवन ने कैसे एक ऐसी कलाकृति पर अपना हाथ रखा जो उसे इतनी शक्ति दे सकती थी, लेकिन उस शक्ति की कीमत बहुत अधिक है और यह उपयोगकर्ता की जीवन शक्ति है। मैं, देवो, और तुम्हें, एक कर्कश आवाज जैसे कि 5 बूढ़े आदमी एक साथ बोल रहे थे, दीवान के मुंह से निकली जब उसने अचानक उसे अपनी दृष्टि रेखा से गायब होते देखा। RUUUUUUSSSSSTLE। ये ध्वनि उसके पीछे गूंजी जब उसका सिर अचानक बगल की ओर मुड़ा। अगले ही क्षण उसके कानों के पास से त्रिशूल की आवाज निकली और डाइवन एक बार फिर प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था कि डाइवन अपना दिमाग खो चुका था। वह बार बार उस पर एक पागल जानवर की तरह हमला कर रहा था, लेकिन उसने जवाबी हमला नहीं किया, बल्कि रक्षात्मक रुख अपनाया। वह देख सकता था कि यद्यपि दैवान की शक्ति बढ़ रही थी, उसने ये भी देखा कि उसका जीवन सार कमजोर होता जा रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वह शीघ्र ही गिर जाएगा। अपने त्रिशूल को सामने रखते हुए उसकी भुजाओं में टक्कर से शक्ति प्रवाहित हुई और ज़ेरास जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और एक चित्रे की गुड़िया की तरह युद्ध मंच की दीवार पर उड़ता हुआ चला गया। दैवान तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी के पीछे गया, लेकिन उसका शरीर अचानक हवा में रुक गया क्योंकि उसका काला त्रिशूल उसके हाथों से नीचे गिर गया। उसके घुटने जमीन पर पटकने लगे और उसकी आंखों, नाक और कानों से काला खून तेजी से बहने लगा, जिससे एक छोटा सा तालाब बन गया। एक फटाफट ध्वनि के साथ उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और वह निश्चल हो गया। उसके शरीर से काला खून टपक रहा था। ज़ेरास गिरी हुई आकृति की ओर गया और अपना सिर उठाकर अपना हेलमेट पकड़ लिया, लेकिन उसने जो देखा उससे उसका दिल ठंडा हो गया। डाइवन का चेहरा धंसा हुआ था और उस पर बिल्कुल भी त्वचा नहीं थी। उसकी आंखें छेदों में तब्दील हो गई थीं और उसके पहले सुंदर चेहरे पर सिर्फ एक काला कंकाल बचा था। वह एक दुर्बल शव की तरह था जिसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। ज़ेरास ने अपना त्रिशूल नीचे रख दिया और दीवान की आकृति के सामने घुटनों के बल बैठ गया, अपनी हथेलियां आपस में जोड़ लीं और आंखें बंद कर लीं। भीड़ उसकी हरकत देखकर दंग रह गई, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। 10 सेकंड तक घुटने टेकने के बाद वह अपने स्थान से उठे और अपना त्रिशूल उठाया। कोलोसियम में 6000 से अधिक एथलेंथियनों की जय जयकार गूंज उठी, क्योंकि वह ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम चिल्लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ज़ेरस, 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 ज़ेरस। उसने हजारों लोगों को अपना नाम जपते हुए देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस कोलोसियम ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। एथलेंथियन को इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन कौन है। उन्हें सिर्फ विजेता की परवाह थी। अगर विजेता हार जाता है तो वे उसे छोड़ देते हैं और नए विजेता के लिए जयकार करते हैं। अटलांटिस में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं थी और केवल मजबूत लोग ही खुश होने लायक थे। वह हजारों एथलेंथियनों की गर्जना के बीच युद्ध मंच की ओर आगे बढ़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज़ेरास के लिए जयकार कर रहे दर्शकों के ठीक पीछे एक बूढ़ा आदमी हाथ में झाड़ू लिए खड़ा था और युद्ध के मंच और ज़ेरास के पीछे देख रहा था, जो अपने आप से बुदबुदाते हुए दूर जा रहा था। वह जीत गया। शायद वह वही है जिसकी मुझे तलाश थी। प्रायोजित सामग्री। एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है।
6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 40 अटलांटिस किंग युद्ध प्रतियोगिता के बारे में अधिक जानकारी। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। अराजकता भक्षक प्रणाली C40 अटलांटिस किंग बैटल प्रतियोगिता के बारे में अधिक जानकारी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 40 अटलांटिस किंग युद्ध प्रतियोगिता के बारे में अधिक जानकारी। ज़ेरास हजारों अटलांथियनों के जयकारों के बीच कोलोसियम से बाहर निकला। आज लिगेरिस सिटी ने उनमें से एक नए नायक को जन्म दिया जो अटलांटिस किंग बैटल प्रतियोगिता में भी भाग लेगा। यह एक बहुत ही खुशी का अवसर था क्योंकि उनमें से सभी आशाएं पहले ही खत्म हो चुकी थीं, लेकिन कौन विश्वास करेगा कि वे परीक्षण के अंतिम दिन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। यदि एक दिन और होता तो चुनौती बंद हो जाती और उनका शहर अटलांटिस किंग युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेने में असमर्थ एकमात्र शहर होता। ज़ेरास कोलोसियम से बाहर निकलकर प्लैंक के दफ्तर की ओर बढ़ा। बिना किसी दस्तक के ही उसे अंदर से अंदर आने की इजाज़त सुनाई देने लगी। उस जगह में प्रवेश करते ही वह एक प्लैंक को देख सकता था जिसके चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान थी, जैसे कि उसने अभी अभी कोई जैकपॉट जीता हो। मोटे आदमी के चेहरे पर एक चापलूसी भरी नज़र थी क्योंकि वह जल्दी से उठकर उसे अपने ठीक सामने वाली सीट पर ले गया, कुछ ऐसा जो ज़ेरास ने पहले दिन कभी नहीं देखा था जब वह यहाँ आया था। लेकिन प्लैंक खुश क्यों था? जब उसने ज़ेरास को छोड़ा था तो उसने इस बात पर बहस की कि उसके और डाइवन में से किस पर दांव लगाया जाए। हालांकि उसे यकीन था कि ज़ेरास हार जाएगा, फिर भी उसने उस पर दांव लगाया ताकि वह उसे अलविदा कहने का कोई तरीका अपना सके और कम से कम उसे मौत में भी उस पर भरोसा हो। लेकिन कौन विश्वास करेगा? पूरे लिगेरिस शहर ने डाइवन के जीतने पर दांव लगाया था, जबकि वह ज़ेरास पर दांव लगाने वाला एकमात्र व्यक्ति था और इसके माध्यम से उसने 4 मिलियन अटलांथियन सिक्के जीते। वह खुश क्यों नहीं होगा? तो डाइवन चला गया। अब आगे क्या? ज़ेरास ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, जब तुमने अपनी कच्ची ताकत और त्रुटिहीन शानदार आभा से दयावान को हराने में कामयाबी हासिल की। तुम्हें पता है कि यह एक शानदार प्रदर्शन था। क्या तुम मुद्दे पर आ गए हो, शापित मोटे? ज़ेरास उस पर चिल्लाया जो पहले से ही उसके कुत्ते के चेहरे से थक चुका था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है। डाइवन को हराने के बाद ये कहा जा सकता है कि आपने अंततः अटलांटिस किंग युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। इसका मतलब है कि आप अटलांटिस के राजा बनने की प्रतियोगिता में शामिल हो गए हैं। संपूर्ण अटलांटिस में 5 शहर हैं, जिनमें से प्रत्येक शहर का एक प्रतियोगी परीक्षण परीक्षक को हराने में सक्षम था। मिडास सिटी को छोड़कर अटलांटिस का सबसे शक्तिशाली शहर अपने परीक्षण परीक्षक को 2 बार हराने में कामयाब रहा, जिसके परिणामस्वरूप 2 प्रतियोगी पैदा हुए। लिगेरिस सिटी ने अपने प्रतिभागियों को भी तैयार कर लिया है, जिसमें आप भी शामिल हैं, इसलिए अटलांटिस किंग बैटल प्रतियोगिता में 6 प्रतिभागी भाग लेंगे। यदि हम समुद्राजीन को जोड़ दें तो प्रतिभागियों की संख्या 7 हो जाती है, प्लैंक ने कहा, जिसके जवाब में ज़ेरास ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अब अटलांटिस किंग बैटल प्रतियोगिता अब से सिर्फ 4 दिन बाद होने वाली है और वह अटलांटिस पैलेस में होगी। इसलिए मेरे समय के हिसाब से लिगेरिस सिटी से महल तक की दूरी लगभग 4 दिन की यात्रा है, जिसका मतलब है कि आपको ठीक उस समय पहुंचना चाहिए जब प्रतियोगिता शुरू होने वाली हो। मैं गाड़ी के साथ कोलोसियम के दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे पास अभी भी 3 घंटे हैं इससे पहले कि हम प्रतियोगिता के लिए देर से पहुंचें, इसलिए जल्दी से अपना सामान पैक करो और हम निकल पड़ेंगे। प्लांक ने कल्पना भरी मुस्कान के साथ कहा, शायद अटलांटिस पैलेस में प्रवेश करने के विचार के कारण। ज़ेरास अपनी सीट से उठकर तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन प्लैंक ने उसे रोक दिया। मेरे पास कुछ अटलांथियन सिक्के हैं, अगर आप इसे रख लो, ज़ेरास ने बाहर निकलने से पहले कहा, जबकि प्लांक वहां अवाक बैठा हुआ था। उसने सिक्के लेने से मना कर दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसे कुछ पता चला, उसे यह युवा शैतान धीरे धीरे पसंद आने लगा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज़ेरास अपने कमरे में पहुंचा, लेकिन उसने एक नोट देखा जिसमें उसे बूढ़े आदमी के घर आने के लिए कहा गया था। अपना चांदी का त्रिशूल लेकर वह वहां से चला गया और कमरे पर एक आखिरी नज़र डाली। अलविदा। अब से यह संभवतः आखिरी बार होगा जब वह इस जगह को देखेगा, क्योंकि उसे जल्द ही वास्तविकता में वापस भेज दिया जाएगा, चाहे वह परीक्षण में सफल हो या नहीं, और यह अब से केवल 4 दिन बाद ही निर्धारित होगा। बूढ़े आदमी के कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वह अपने हाथ पीछे करके खड़ा है और उसके चेहरे पर गंभीर भाव है। ज़ेरास ने मुद्दे पर आते हुए कहा, आपने ही मुझे बुलाया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मैं करता हूँ। वह आदमी धीरे धीरे कमरे की तरफ दीवार की ओर बढ़ा, अपना सिर ऊपर की ओर उठाया, उसके हाथ दीवार पर लटके विशाल जंग लगे चांदी के त्रिशूल तक पहुंचे और उसने उसे खोलकर अपने हाथों में पकड़ लिया। त्रिशूल को अपने हाथों में थामते ही ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने कुछ परिवर्तन देखा था। कमरे में एक बहुत भारीपन का एहसास हुआ, जबकि बूढ़े आदमी के बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण से कोई असर न हो।
हालांकि उसकी पीठ उसकी ओर थी, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि उसका पूरा व्यवहार एक बूढ़े सफाईकर्मी से बदलकर एक बहुत शक्तिशाली योद्धा में बदल गया है, जिसकी आभा खूनी है। ये परिवर्तन बहुत क्षणभंगुर था और शीघ्र ही समाप्त हो गया, जैसे कि यह केवल एक मृगतृष्णा थी, और बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उसकी ओर मुड़ा। लो, मैं अपना त्रिशूल तुम्हें सौंपता हूँ, उस आदमी ने कहा, और उसकी काली आंखें ज़ेरास की नीली आंखों में देखने लगीं। धन्यवाद बूढ़े आदमी, लेकिन मेरे पास पहले से ही। ज़ेरास का चेहरा बदल गया जब उसने अचानक देखा कि आदमी का चांदी का त्रिशूल उसके चेहरे पर आ रहा है, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया की क्योंकि उसने अपने त्रिशूल को बाहर निकाल दिया। वह परिणाम से हैरान और अवाक था। क्रिक, त्रिशूल टूटने की आवाज़ कमरे में गूंजी जबकि ज़ेरास स्वयं 3 कदम पीछे हट गया। उसके हाथ में एक छड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ। यह उस आदमी की शक्ति नहीं थी जिसने उसे पीछे धकेला और उसका त्रिशूल तोड़ दिया। इसके बजाय यह उसके त्रिशूल के कच्चे वजन से था। यह अविश्वसनीय रूप से भारी था। ठीक है बूढ़े आदमी, मैं स्वीकार करता हूँ, ज़ेरास ने कहा जब उसने उस आदमी के हाथ से त्रिशूल लिया, और आश्चर्यजनक रूप से उसकी उम्मीदों के विपरीत उसे प्राप्त करते ही वह हल्का हो गया। अब से ये तुम्हारा है, अभी के लिए कम से कम थोड़ा समय। तुम्हारा लक्ष्य समुद्रा को हराना और अटलांटिस का राजा बनना है। फिर तुम्हें अब तक का सबसे महान त्रिशूल विरासत में मिलेगा। बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज़ में उम्मीद के साथ कहा। ठीक है बूढ़े आदमी, ये बात अलग है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस समय डायवन के साथ क्या हुआ था? ज़ेरास ने पूछा क्योंकि अभी उसके लिए यही सबसे भयावह बात थी। सच कहूं तो वह अभी भी उस कवच और त्रिशूल से डरा हुआ था जिसकी वजह से डायवन की शक्ति बढ़ गई थी। मुझे लगता है कि हमें एक महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना है न? चलो गाड़ी में बैठकर बात करते हैं, ज़ेरास के पास से गुजरते हुए उस आदमी ने कहा, जिसने भी अपना सिर हिलाया जब उसे अचानक वास्तविकता का एहसास हुआ। रुको, तुम भी आ रहे हो? ज़ेरास ने चौंक कर पूछा। हाँ, क्यों नहीं, बूढ़े आदमी ने मजाकिया लहजे में पूछा। खैर, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें आमंत्रित किया था, ज़ेरास ने ठंडी सांस लेते हुए उत्तर दिया। छी यार बच्चे, क्या मुझे निमंत्रण की जरूरत है? आदमी ने कहा और वह तेजी से आंखों से ओझल हो गया। छी, बहुत बूढ़ा धुंधला। ज़ेरास तेजी से भागा और तुरंत बूढ़े आदमी की धीरे धीरे फीकी पड़ती आकृति के पीछे चला गया। अब उसने देखा, बूढ़ा धूमिल बहुत तेज चलता है। प्रायोजित सामग्री, एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।